धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक पत्रकार पर यह शेर पूरी तरह फिट होता है। यह अलग बात है कि खुद को पत्रकार बताने वाले दलाल, चाटुकार और दंगाइयों पर यह शेर फिट नहीं हो सकता। एक शेर आपके सामने और रखने जा रहा हूं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा, उन्हें कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। उन्हें कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जी हां, एक पत्रकार के नाते सच बोलना है। सच के बाद फिर चाहे सर धड़ से अलग हो जाए, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे पत्रकारों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उठा के देखिएगा कि जब दिन के उजाले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, विध्वंस किया जा रहा था बाबरी का, उस वक्त पत्रकार जो वहां पे मौजूद है उन्होंने एक एक सीन को कैसे अपनी रिपोर्टिंग में कवर किया है। आज भी देश इन्हें पूरी दुनिया के अंदर उन पत्रकारों की तारीफ होती है और उस रिपोर्टिंग को पढ़ा जाता है। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मस्जिद तोड़ने वाले किस धर्म के थे या मस्जिद किस धर्म की थी। उन्होंने अपना पत्रकारिता का धर्म सबसे ऊपर रखा। यही बात आप गुजरात के दंगों में भी पा सकते हैं। जब गुजरात दंगे हुए तो किस तरीके से पत्रकार जब वहां पहुंचे उन्होंने ईमानदार से रिपोर्टिंग की और इस बात की परवाह नहीं की कि जो हत्यारे हैं वो धर्म विशेष के हैं और जिनकी वो हत्या कर रहे हैं, जिनका बलात्कार कर रहे हैं, वो पीड़ित जो हैं धर्म विशेष के हैं। उन्होंने पत्रकारिता को अपना सबसे बड़ा धर्म रखा। लेकिन आज के दौर में कुछ और ही हो रहा है। अपनी रिपोर्टिंग खुद करने के बाद भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई, ईमानदार पत्रकार जो भी हैं वो उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। आप कहेंगे कि कौन सा पत्रकार है और अपनी रिपोर्टिंग पर नहीं टिक पा रहा है। तो मैं बात करने जा रहा हूं एबीपी न्यूज की स्टार एंकर, अपने आप को बताती हैं रूबी का लियाकत नाम है। पहले जी न्यूज पे नफरत का एक बाजार गर्म किया, उसके बाद वहां से रिजाइन कर दिया और अब आके एबीपी न्यूज पे बैठे हैं और यहां पे उनका अपना एक बाजार गर्म है नफरत का, जहां वो भोंपूगिरी सरकार के लिए करती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने कल एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया आदित्यनाथ योगी का और आदित्यनाथ योगी से उन्होंने पूछा कि हाथरस के मामले को लेकर विपक्षी लोग आप पर सवाल उठाते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों को दिखाकर वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप जानते हैं एनसीआरबी क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। पूरे देश का एक आंकड़ा वो तैयार करता है, अपराध के आधार पर स्टेट वाइज बताता है। महिलाओं से जुड़े अपराध अलग बताता है, बच्चों से जुड़े अपराध अलग बताता है। जो भी अपराध होते हैं उसका अलग अलग ग्राफ, अलग अलग आंकड़ा जारी करता है। सालाना आंकड़े जारी करने उसकी जिम्मेदारी होती है। उन आंकड़ों को ऑथेंटिक माना जाता है। सवाल सुन लीजिए एंकर की ज़बानी, फिर आपको एंकर की रिपोर्टिंग भी तो दिखाऊंगा हाथरस पे कैसी उसने की थी। विपक्षी और विरोधी तो ये कहते हैं कि यहाँ हाथरस की घटना हो जाती है। वो ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं और कहते हैं आप पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं। देखिए, हाथरस की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और सरकार ने उसमें त्वरित एक्शन भी लिया। सरकार ने ही सीबीआई को मामला दिया। यूपी पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट 218 पास्को से संबंधित और महिला संबंधी अपराध के लिए गठित किए। यूपी पहला स्टेट है जिसने अपने सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। पिंक टॉयलेट बना हर एक जगह स्थापित कराए हैं। उनकी सुनवाई के लिए महिला पुलिस अधिकारी तैनात है। यूपी की आबादी की बात अगर आप देखेंगे आंकड़ों के आधार पर नहीं, हमें आबादी के हिसाब से फिर इसकी तुलना करनी चाहिए। इसी सुन लिया आपने, विपक्षी लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल नहीं उठा रही है। ये पत्रकार होते हुए सवाल नहीं उठा पा रही है। हालांकि यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, पत्रकारिता का जो सिद्धांत है वो ये भी कहता है कि आप जब भी कोई बात करें वो दूसरे के मुंह में डाल के कह दें। विपक्षी पार्टियां आप पे ऐसे कह रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, अपने आप को बचा ले। लेकिन हम कह रहे हैं बचाना चाहिए और अपने आप को सेफ रखना चाहिए। लेकिन जहां सवाल हमने खुद उठाए हों वहां पे हम किसी विपक्षी का सहारा कैसे ले सकते हैं? ग्राउंड जीरो पे जाकर उस वक्त जब हाथरस में घटना हुई थी, किस तरीके का ड्रामा, नौटंकी इन लोगों ने अपनी टीआरपी के लिए की थी, इन्हीं की ज़बानी देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जो आज विपक्षियों के मुंह में अपने शब्द डालकर आदित्यनाथ योगी से सवाल पूछ रही है वो उस वक्त
किस तरीके से पूरी रिपोर्टिंग को एबीपी न्यूज की खबर का असर बता रही थी। आखिरकार अंदर जाने की इजाजत, जरा चले आप। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है कि अब बैरिकेड्स खोल दिए गए हैं और सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए हम कूच करेंगे वहाँ उन तमाम परिवारों से मुलाकात करने के लिए। ऐसा क्या हुआ बताइए इंद्रजीत, ऐसा क्या हुआ? जी देखिए, ये सरकार की तरफ से अपनी फजीहत के बाद शायद ऊपर से निर्देश आए होंगे। जो निर्देश कल तक रोकने के लिए आ रहे थे वो निर्देश अब अभी 1 किलोमीटर का सफर तय करना है, हमें इत्मीनान से आराम से जाना चाहिए, क्योंकि इस बात का ख्याल रखना है हमें कि ये एबीपी न्यूज की, पूरा देश जानता है कि एबीपी न्यूज की मुहिम है और यहाँ आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा है। यहाँ आखिरकार प्रशासन को प्रतिमा झुकना पड़ा है। और ये जो आपने मार्च किया कल 2 अक्टूबर को, उसका नतीजा है कि आज ये पथ हमारे लिए खाली किया। जैसे गांधी जी के मार्च को जीत मिली थी, एबीपी न्यूज ने जो मार्च किया ये उसकी जीत है, ये उसकी। सुन लिया किस तरीके से बता रही है, भागे भागे बात कर रही है और कह रही है कि साहब अब यहाँ बैरिकेड हटा दिए गए हैं, एबीपी न्यूज की खबर का असर हो गया है। कभी अपने पत्रकार इंदू से बात करी है, कभी प्रतिमा मिश्रा से बात करी है जो वहां जमीन पे बैठ गई थी, ड्रामा करने लगी थी। इन लोगों के लिए वो खबर सिर्फ एक टीआरपी बटोरने का धंधा था। इन्होंने कभी उन सवालों को उठाने की कोशिश नहीं की जिनका सामना हाथरस का वो दलित पीड़ित परिवार कर रहा था, जिसकी बच्ची को रात के अंधेरे में जला दिया गया था। पहले दिन के उजाले में बलात्कार, गैंगरेप किया गया, फिर हत्या की गई। सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है 5 आरोपियों के खिलाफ। और जो लोग उनको ईमानदार बता रहे थे, बेकसूर बता रहे थे, वो लोग आज भी राजनीति में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे। लेकिन उस वक्त क्या कर रही थी और आज क्या कर रही हैं, सोचिएगा ये कितने ईमानदार पत्रकार हैं। भाई आपने खुद रिपोर्टिंग की है, मैं जिस स्टोरी पे खुद गया हूं मौके पे, जो स्टोरी मैंने खुद की हो, उस पर को लेके मैं किसी विपक्ष के मुंह में शब्द नहीं डालूंगा। मैं सीधे पूछूंगा, आदित्यनाथ योगी जी मैं मौके पे गया हूं, मैंने देखा कि आपके पूरे सिस्टम ने, आपने क्या किया है उस बच्ची के साथ। और आप कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। और एक महिला एंकर होने के बावजूद ये अपनी उस रिपोर्टिंग पे कायम नहीं रह पा रही है। उस वक्त भी इसको सिर्फ अपना धंधा दिखाई दे रहा था, टीआरपी दिखाई दे रही थी, और आज भी सिर्फ अपने धंधे और टीआरपी के लिए आदित्यनाथ योगी का या अपने चैनल में बने रहने के लिए इंटरव्यू कर रही है। और सवाल को उस वक्त उस हिसाब से उठा रही थी, इसलिए आज सवाल को इस हिसाब से उठा रही है। धंधा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, यही आपको समझाना था, रख दी आपके सामने। अच्छा बुरा जो भी लगा हो बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।